बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं। आखिरकार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये हमें साइंटिस्ट अरविंद श्रोडिंगर ने दी थी और उसी के नाम पर हमने इस इक्वेशन को रख दिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये जो श्रोडिंगर था इसने इसको किस तरह डिराइव किया? इसने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए अपनी इक्वेशन बताई। सब रेस में लगे हुए हैं। पहले डी ब्रोगली आया, फिर वो दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को प्रूव किया, फिर हेज़नबर्ग आ गया, अब ये श्रोडिंगर आ गया। तो श्रोडिंगर ने ऐसी इक्वेशन दी हमें जो कोई भी मैटर है, जो हम कहते हैं ना पार्टिकल डुअल नेचर शो करता है, तो जो पार्टिकल डुअल नेचर शो कर रहा है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसके लिए श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी जिसे हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती थी कि मैटर की डुअल नेचर होती है, और हेज़नबर्ग हमें क्या कहता था कि उसने कहा था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एट अ टाइम सिमल्टेनियसली नहीं कैलकुलेट कर सकते, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसने श्रोडिंगर है, इसने दोनों की चीज़ों को उठाया और अपनी इक्वेशन बनाई। इसकी इक्वेशन को इसी के नाम पे रखा गया, ठीक है। इसको इसने पब्लिश किया 1927 पे, फिर इसको भी नोबेल प्राइज़ मिला 1933 में। इसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला 1933 में। ये जो इक्वेशन है इसको फंडामेंटल इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल इक्वेशन कहा जाता है, और ये डिस्क्राइब कर दिया कि कोई भी क्वांटम स्टेट है किसी फिजिकल स्टेट की, वो किस तरह चेंज होती है ओवर टाइम, ठीक है। क्वांटम जो स्टेट है किसी भी सिस्टम की, जो क्वांटम स्टेट है वो किस तरह ओवर टाइम चेंज होती है। लाइक इलेक्ट्रॉन की हम एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल लेके हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी एंड पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस and time taking in account that matter wave nature of electron inside an electron। इसने कहा कि अगर मैटर डुअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डुअल नेचर। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये उस इलेक्ट्रॉन की जो इसकी डुअल नेचर है उसकी एनर्जी को भी डिस्क्राइब करेगा और उसकी पोजीशन भी, किसी भी स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में उसकी पोजीशन को भी डिस्क्राइब करेगा। तो ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, और ये उस वेव को भी के बारे में बताती है जो उस मैटर के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। मैटर की डुअल नेचर होती है ना, तो वो वेव जो किसी मैटर के साथ एसोसिएटेड है, जो उसकी डुअल नेचर को शो करी, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की बात की कि इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर पार्टिकल भी शो करा है और वेव के तौर पे भी, तो वो वेव जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है उसको डिस्क्राइब करती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसकी मजीद 2 टाइप्स है। एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है और एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। हम इस वीडियो में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत इजी तरीके से, बेसिक से लेके एंड तक आपको इजी तरीके से समझाऊंगी। अब आप लोगों को ये पता चल गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या, और वो अब हम बताते हैं कि किन 3 चीज़ों पे हमने इसकी डेरिवेशन अब करनी है। तो इसके 3 बेसिक कंसीडरेशन है। एक तो हम लेते हैं क्लासिकल वेव इक्वेशन। क्लासिकल वेव इक्वेशन वो इक्वेशन है जो वेव के लिए थी क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है। हाँ, ये अब जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। ये वेव पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है ना, उनके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। लेकिन क्लासिकल वेव इक्वेशन एक्चुअली वेव्स के लिए थी। पहले जो अकेली वेव्स जैसे एक्सरेज की वेव्स हो गई, ठीक है, जितनी भी वेव्स थी उनके लिए एक इक्वेशन दी जाती थी क्लासिकल फिजिक्स में, उसको हम कहते थे क्लासिकल वेव इक्वेशन। वो सारी वेव्स के लिए थी। लेकिन अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने डिराइव करनी है वो पार्टिकल के डुअल नेचर, जो पार्टिकल डुअल नेचर शो करता है, जो पार्टिकल के साथ वेव्स एसोसिएटेड है उनके लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यूज करनी है, और तीसरी चीज़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन तीनों चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए हमने डेरिवेशन करनी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। अब सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि एनर्जी किसका सम है? किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv²। तो हम इसकी जगह 1/2 mv² लिख देंगे और पोटेंशियल एनर्जी की जगह P अकेला लिख देते हैं। ये हमें शो कर रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हमारी इस तरह होगी। अब हम अपनी जो काइनेटिक एनर्जी उसको किसी और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एज किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/2 mv²। इस तरह अगर हम मैथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करें, इस तरह कुछ आएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैथ का स्क्वायर हो जाएगा और v का भी स्क्वायर। तो हम इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लिख लेते हैं ओवर m। तो ये हमारे पास अभी तक जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है उसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हम यूज़ करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो अब हम क्या यूज़ करने लगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली की इक्वेशन क्या थी, लैम्डा ओवर एच एम म्यू। अब जो ये लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम म्यू थी, इसको हम एम वी, ठीक है, कुछ ये थी। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को उठा के इधर ले सकते हैं और लैम्डा नीचे ले जाए, कुछ इस तरह बन जाएगी एम वी ओ एच ओवर लैम्डा, इस तरह बन जाएगी। अब दोनों का स्क्वायर ले लें, एम वी का स्क्वायर ओवर एच लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरह बन गई ये इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन को कह दें, सबसे पहले इसको कह दें इक्वेशन ए, इसको कह दें बी। अपनी इक्वेशन बी में mv² की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे h ओवर लैम्डा स्क्वायर। पुट हमने क्या करना है, mv² की वैल्यू इक्वेशन बी में पुट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हुई, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी, 1/2 mv² ओवर m। अब हम क्या करेंगे, mv² की जगह उसकी वैल्यू क्या आई है, h ओवर लैम्डा का स्क्वायर ओवर m, वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब ये हमारी इक्वेशन किस तरह बन जाएगी, 1/2, ये क्या हो जाएगा, h² ओवर लैम्डा स्क्वायर ओवर m। साथ हमारा 1/2 तो हम लिखना ही भूल गए। अब ये किस तरह हो जाएगा कि ये जो लैम्डा है जब ये बटे से नीचे आ जाएगा तो कुछ इस तरह बन जाएगा, h² ओवर ये m वैसे का वैसे और ये लैम्डा स्क्वायर। तो क्या काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हुई, 1/h² m लैम्डा स्क्वायर। ये मैथमेटिक के बराबर कोई चीज़ बटे के ऊपर होती है और उसके ऊपर भी बटा होना तो वो बटे के नीचे आ जाती है, ठीक है, ओवर के नीचे आ जाती। अब काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वेशन है, हम इक्वेशन ए में काइनेटिक एनर्जी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, अब काइनेटिक एनर्जी की ये जो वैल्यू आई है h² ओवर 2 m लैम्डा स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² थी, काइनेटिक एनर्जी की जगह हम ये लिखने लगे h² ओवर 2 m लैम्डा स्क्वायर। इतनी चीज़ क्लियर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो साथ ही वो साथ लिख लेंगे। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है इसको आप कह लें इक्वेशन सी। अगर हम क्या करें कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगी तो h² ओवर 2 m लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, e माइनस पी के, यानी ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगी माइनस में, तो e माइनस पी बन जाएगा, ठीक है। अब इधर से हम लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू अलहदा कर लेते तो कुछ इस तरह होगा, लैम्डा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h ओवर 2m, ये इधर क्या है मल्टीप्लाई में, ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, e माइनस पी। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन गई है। इधर हमारे पास क्या है, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू, इसको कह ले इक्वेशन डी। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के जरिए लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की, जिसको हमने इक्वेशन डी का नाम दिया। अब हमारी थर्ड चीज़ रहेगी क्लासिकल वेव इक्वेशन। क्लासिकल वेव इक्वेशन हमारे पास ये, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। ये जो क्लासिकल वेव इक्वेशन है ना, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग उसको हमने एक एंड से बांधा हो और उसको जब हम वाइब्रेट करें तो उसमें जो वेव्स पैदा होती थी ना, उसके लिए ये इक्वेशन
बनाई गई थी। तो ये जो इक्वेशन है इसको क्लासिकल वेव इक्वेशन कहा जाता है। अब इस इक्वेशन में हम लैम्डा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को कह दे इक्वेशन ई पुट। हमने क्या करना है, अब इक्वेशन डी से इक्वेशन ई में लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन डी बन जाएगी, इक्वेशन ई डिफरेंशियल साई डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई ओवर लैम्डा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगी एच स्क्वायर ओवर 2m ई माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक रूल जब भी कोई चीज़ बटे के नीचे होती है यानी ओवर के नीचे होती है, हम उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल स्क्वायर ओवर डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस जब ये 4 पाई स्क्वायर ये चीज़ ऊपर जाएगी, ये क्या होगी 2m ई माइनस पी साई ओवर ये क्या है एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो चीज़ है इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, साई ओवर डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 पाई स्क्वायर m हो गया, नीचे क्या हमारा एच स्क्वायर, ये क्या ई माइनस पी तो लिखेंगे ई माइनस पी और ये हमारे पास क्या साई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस कोई भी पार्टिकल के लिए जो स्पेस में है इन वन डायरेक्शन एक्स स्क्वायर, यानी हम सिर्फ एक्स स्पेस की बात करें, तीनों डायमेंशन तीनों कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं की, अभी हमने सिर्फ एक डायमेंशन की बात की जो एक्स स्क्वायर की। तो ये हमारी क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, दिस इज आवर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम लिखेंगे ये है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वन डायमेंशन के लिए। अगर हम इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को 3 डायमेंशन के लिए करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर है जैसे इसी तरह हम वाई स्क्वायर जी स्क्वायर के लिए भी लिखेंगे डिफरेंशियल स्क्वायर साई ओवर डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशियल स्क्वायर साई ओवर डिफरेंशियल वाई स्क्वायर प्लस डिफरेंशियल स्क्वायर साई ओवर डिफरेंशियल जी स्क्वायर, तीनों डायमेंशन आ गई तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, प्लस बाकी ये इक्वेशन वो लिख लेंगे 8 पाई स्क्वायर m ओवर एच स्क्वायर ई माइनस पी साई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो वेव इक्वेशन है ये 3 डायमेंशन वेव इक्वेशन, दिस वेव इक्वेशन इज 3 डायमेंशन वेव इक्वेशन। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ऊपर वाली, जो इससे ऊपर वाली ये हमारी कौन सी है, एक डायमेंशन के लिए अगर वन डायमेंशन में कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके लिए हमारी ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी, अगर 3 डायमेंशन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमारे लिए ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी। इधर हमारे पास साई है, इसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। इस इक्वेशन में जो साई है ये हमारा वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो फिजिकल सिस्टम है उसकी क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करता है और ये हमें प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी देता है। जैसे हाइजेनबर्ग ने कहा था कि हम जो पार्टिकल है उसकी ये इलेक्ट्रॉन है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन जो साई है ये हमें प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट देता है कि हम प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं कि शायद पार्टिकल की पोजीशन ये हो, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन शायद ये हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चांस कहाँ है पाए जाने के, जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी किसी इलेक्ट्रॉन की जिस जगह पे पाए जाने की हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि इधर चांस ज़्यादा पाए जाने का। तो ये हमें वेव फंक्शन बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका चांस होगा कि वो यहाँ पाया जाता है किसी भी स्पेस में। जैसे तो यह वेव फंक्शन हमें बताएगा ये ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिटल में, हमारे पास न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम नहीं पता करा सकते कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लेकिन साई फंक्शन बताता है, साई वेव फंक्शन हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम नहीं हम कैलकुलेट कर सकते, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट दे सकते कि इसकी प्रोबेबिलिटी है कि कई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है पाए जाने की। देखें जैसे मैं अगर बताऊँ कि मैं किसी सिटी में रहती हूँ, ठीक है, ABC सिटी में रहती हूँ, अगर मैं बताना चाहूँ कि मैं अपना एग्जैक्ट पता नहीं बता रही कि मैं इस घर में रहती हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि मेरा प्रोबेबिलिटी ये चांस है कि मैं ABC सिटी में पाई जाऊँ, ठीक है।
तो मेरा चांस है ना, प्रोबेबिलिटी है ना कि मैं उस सिटी में ज़्यादा पाई जा रही हूँ, लेकिन पूरी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मेरी पता मैं कहाँ उस सिटी में कहाँ पाई जा रही हूँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि मैं, चांस ज़्यादा है कि मैं उस सिटी में पाई जाऊँ। हमारा मास ऑफ पार्टिकल है, ई हमारे पास टोटल एनर्जी है, पी पोटेंशियल एनर्जी है, और ई माइनस पी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। किस तरह ये जो ई माइनस पी हमारे पास किस तरह काइनेटिक है, हमने पता नहीं टोटल एनर्जी किसके बराबर होती, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पी इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो ये थी हमारी डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हम इसकी एप्लीकेशन करते हो, देन इसके हम डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे कि हम इनको अलग अलग फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की कुछ इंपॉर्टेंस है, इसकी एप्लीकेशन है, ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें बताता है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब करता है ये हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आगे ये हमें किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी बताता है, जैसे हमने पीछे बात की टोटल एनर्जी के, तो ये किसी भी सिस्टम की हमें टोटल एनर्जी बताता है, और ये हमें वेव फंक्शन बताता है, इसे हम वेव फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये किसी भी माइक्रो पार्टिकल का बिहेवियर बताता है, माइक्रो पार्टिकल्स का क्वांटम मैकेनिक्स में हमें उसका बिहेवियर एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ इंपॉर्टेंस। अब हम इसकी डिफरेंट फॉर्म देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी फॉर्म है। अभी हमने जो इसकी इक्वेशन की है 3 डायमेंशन के लिए, वो क्या थी, ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी 3 डायमेंशन के लिए। आपने इसको 1 कह देना, ये मतलब हमारे पास पहली इक्वेशन आई है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशन के लिए। अब हम इसकी डिफरेंट फॉर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना, ये जो इतनी चीज़ होती है ना, ये हमारे पास एक वैल्यू के बराबर होती है, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तीनों हैं ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर के बराबर होते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर साई हटा दे तीनों के साथ हमने साई हटा देना, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के डिफरेंशियल का, वाई स्क्वायर वाई एक्सिस के डिफरेंशियल का, और जी एक्सिस के डिफरेंशियल का। अगर हम साथ साई मल्टीप्लाई कर दे तो इन तीनों के साथ भी साई आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है किसके बराबर हुई, फिर साई डिफरेंशियल स्क्वायर। इस डिफरेंशियल स्क्वायर का स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम क्या है, इसको हम कहते हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लैप्लेशियन ऑपरेटर। इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कह सकते हैं, या इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते क्या हैं, इसको हम पढ़ते हैं डेल स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं इसको हम, डेल स्क्वायर। अब ये हमारी तीनों टर्म्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये जो हमारी तीनों टर्म थी इसको डिस्क्राइब किया। अब हम इन तीनों की जगह ये लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई डेल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साई डेल स्क्वायर साई की इसकी जगह पे आ गया, बाकी चीज़ वैसे के वैसे, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस पी साई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको हम 2 इक्वेशन कह सकते हैं। ये हमारी दूसरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, दूसरी फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। इसमें जो ये डेल स्क्वायर है इसको हम क्या कहते हैं, लैप्लेशियन ऑपरेटर। ठीक है, या इसको कह सकते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब हम इसकी तीसरी फॉर्म लिखते हैं। इसकी तीसरी फॉर्म हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि अगर ये साइज के लैम्डा इधर प्लस में है तो दूसरी साइड में आके क्या हो जाएगा, जीरो वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया कि ये चीज़ हमने उठा के दूसरी साइड पे ले आए। सिंपल हमने क्या किया, इस चीज़ को उठा के दूसरी साइड पे ले आए, तो इधर आके माइनस डेल स्क्वायर साई हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी उल्ट हो जाएगी। ये जो एच स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा और 8 पाई स्क्वायर एम इधर वाली साइड पे नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। एच स्क्वायर इधर डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, ई माइनस पी। अब दोनों के साथ साई लगा दो, ई के साथ भी साई और पी के साथ भी साई लगा देते हैं, साई दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस। अब हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल स्क्वायर हो जाएगा और साई। तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी का जो साई है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके आएंगे, ये इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में साई कॉमन ले लेते हैं, तो ई साई हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस
ई साई हमारे पास किसके बराबर है, माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल्टा स्क्वायर प्लस पी, और ये साई आ गया हमारे पास। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हमारी जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो हम इसको भी लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन के साथ। ये हमारी क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हमारी तीन हमने फॉर्म कर लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, अब हम चौथी फॉर्म करने लगे हैं, वो हमारी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। सबसे पहले आपने देखना है ये जो ब्रैकेट के अंदर क्लोज है ना, इसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये जो वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको हम लिख सकते हैं किसके बराबर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स में किसके बराबर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन, जितनी भी ये ब्रैकेट में जो चीज़ है ना, कलेक्टिवली हमारी क्या कहलाती है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, हम इसकी जगह एच भी तो लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई साई हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एच साई की। और दिस इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दिस इज आवर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिंपलेस्ट। तो ये थी हमारी डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसकी डेरिवेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिरकार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या, और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास यही थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।